हेलो एवरीवन। हमारे चैनल EWD पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई तो बहुत अच्छे तरीके से कर ही रहे होंगे और करते भी रहिए। तो आज हम कर रहे हैं अपनी जो हमारी डेली 7 AM पर आने वाली हमारी ये क्लास है करंट अफेयर्स की। ये डेली हमारी 7 AM पर आती है। किसी कारणवश यदि किसी दिन की क्लास नहीं आ पाती है तो उस दिन या उससे नेक्स्ट डे वो क्लास आपको अपलोड करा दी जाती है। हो सकता है किसी ना किसी कारणवश या टेक्निकल इश्यूज के कारण हमारी वो क्लास नहीं आ पाती है, तो हम कोशिश करते हैं या तो उसी दिन आपको वो क्लास प्रोवाइड करा दें, अदरवाइज नेक्स्ट डे तो हम उसे प्रोवाइड करा ही देते हैं। तो आपके लिए हम इसमें काफी कुछ लेकर आ रहे हैं। तो आप अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक्स एंड शेयर हमेशा करते रहें। आपके लाइक्स एंड शेयर एंड सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स की क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नीरव कुमार प्रसाद को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो हम बात कर रहे हैं नीरव कुमार प्रसाद की। इन्हें नियुक्त किया गया है आंध्र प्रदेश का मुख्य सचिव। ठीक है, ये IAS ऑफिसर हैं और इन्हें आंध्र प्रदेश के जो सरकार है वहां का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है और इन्हें नियुक्त किया गया है जवाहर रेड्डी के स्थान पर। ठीक है, यहाँ के जो पहले मुख्य सचिव थे जवाहर रेड्डी, उनके स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। नीरव कुमार प्रसाद जो है ये 1987 बैच के IAS ऑफिसर हैं और अभी वर्तमान में ये पर्यावरण, वन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्पेशल चीफ थे, सेक्रेटरी थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित रामोजी राव का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण प्रदान किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया गया था वर्ष 2016 में। वर्ष 2016 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो देखिए 8 जून को इनका निधन हो गया है। ये कौन थे? बिजनेसमैन, जो टाइकून, बिजनेसमैन टाइकून थे ये रामाजी राव। और इन्होंने 1996 में क्या था, हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी की स्थापना की थी, जो अभी तेलंगाना में आती है। रामोजी राव की हम बात कर रहे हैं। इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में और इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड मिला था वर्ष 2016 में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, बर्ड फ्लू H5N2 वायरस से दुनिया के पहले व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ये किस देश में हुई है? देखिए आपको पता है जो बर्ड फ्लू है वो आपके जो मुर्गे हैं, बत्तख है, इनमें पाया जाने वाला एक वायरस है। इनके द्वारा एक्चुअल में क्या है ना, लोग ये सब खाते हैं तो खाने के थ्रू वो, जब लोग नॉनवेज खाते हैं, ये सब चीजें खाते हैं, तो ये वायरस इनके थ्रू इंसानों में पहुंच जाता है और जो आपको पता है कितना खतरनाक हो सकता है। जैसे कि हम एक पैंडेमिक झेल चुके हैं, कोरोना वायरस। ठीक है, हम और वो भी उसका भी कारण यही रहा कि लोग कुछ नहीं छोड़ते हैं। चाइना में वो चमगादड़ जैसा जो सूप पिया गया उसका, उसकी वजह से वो कोरोना जैसी चीज डेवलप हुई, ऐसा लोगों का मानना है। वैसे अभी देखते हैं क्या स्पेसिफिक थ्योरी इसकी आती है। तो हम बर्ड फ्लू H5N2 की बात कर रहे हैं। तो दुनिया में जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो किस देश से है? देखिए वह है मैक्सिको से। ठीक है, WHO ने बताया है, ये WHO ने बताया है क्योंकि ऐसे जो केसेस होते हैं नए वायरस या कुछ के दुनिया के लिए खतरा होते हैं, या किसी देश में कोई, दुनिया में कहीं भी किसी देश में कोई नई बीमारी आती है या ऐसी कोई चीज होती है, तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसे रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो WHO ने बताया है कि जो H5N2 वायरस है उससे पहले व्यक्ति की मौत हुई है और ये पहला दुनिया का पहला व्यक्ति है जो जो इस वायरस से मरा है, इस वायरस से जिसकी डेथ हुई है। और ये व्यक्ति कहाँ का है? ये मैक्सिको के है। ठीक है, हालिया रिपोर्ट्स में क्या हुआ है, अमेरिका के कई शहरों में, अमेरिका में जो बर्ड फ्लू H5N2 के कारण दूध से भी इंसानों में संक्रमण के मामले सामने आए हैं। अब देख लीजिए, तो H5N2 जो वायरस है, ये आपको पता है इससे पहले जो वायरस था H5N1, या हमने जो सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था H1N1, बहुत पहले, कई साल पहले ये आया था। तो ये वायरस धीरे धीरे अपने स्टेप्स बढ़ा रहा है और ज्यादा खतरनाक वे में लोगों के सामने ये आ रहा है। H5N2 की बात हो रही है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, ए प्रजाति का। किस प्रजाति का? ए प्रजाति का। ये एक उप प्रकार है और ये किसमें पाया जाता है? मुर्गियों में, बत्तखों में, टर्की, बाज और शतुरमुर्ग,
ऐसे इन सभी पक्षियों को ये संक्रमित करता है और इन्हीं के थ्रू ये इंसानों में पहुंचता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में किस राज्य में सबसे ज्यादा मतदान हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वो कौन सा राज्य है देश में जिसने लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे ज्यादा मतदान किया है? तो वह राज्य है आपका असम। असम वो राज्य है जहां 80% से ज्यादा मतदान हुआ है। 81.56% वोटिंग यहाँ हुई है। देखिए कितनी अच्छी वोटिंग यहाँ हुई है। अब बात करते हैं सबसे कम वोटिंग ये हुई है बिहार में। केवल 56.19% ही वोटिंग बिहार में हुई है। असम में बहुत बढ़िया वोटिंग हुई है। ठीक है, बिहार तो सबसे पीछे ही रहा है 56% वोटिंग के साथ, 56.19 के साथ। देखिए जो पूरा इलेक्शन है, इस इलेक्शन में मेल वोटर्स ने 65.8% वोटिंग की है। 65%। फीमेल वोटर्स ने इसमें 65.78% वोटिंग की है। देखिए महिलाएं पीछे नहीं रही हैं। महिलाओं ने कितना बढ़, देखिए 85.8 में और 85.78 में कोई खास अंतर नहीं है, 0.02% का ही अंतर है। तो लगभग उतनी ही महिलाओं ने इस चुनाव में बहुत अच्छी वोटिंग की है और अन्य ने जो वोटिंग की है वो की है 27.08%। ठीक है, तो ये आंकड़ा है अभी तक जो आपका चुनाव आयोग ने जारी किया है। ठीक है, तो इस बार कुल मिलाकर 65.79 जो आपका मतदान दर्ज हुआ है, 65.79 कुल मतदान हुआ है, जबकि 2019 के मामले में ये कम है। 2019 के मामले में ये 1.61% कम है। 2019 में क्या हुआ था, कुल मतदान हुआ था 67.64। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए आप लोग कि 2019 में जो हुआ था 67.40% आपकी वोटिंग हुई थी और 2000 हम 24 की बात कर लेते हैं, इसमें वोटिंग हुई है 65.79, यानी कि 1.6 का इसमें वेरिएशन है। ठीक है, इतने परसेंट ये हुई थी आपकी 2024 में। ठीक है, ये आंकड़े आपके सामने हैं। और देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको बताती हूँ, जब आप एग्जाम देते हैं आपके सामने 4 से 5 ऑप्शन आते हैं, तो इनमें आपसे एक ऑप्शन आपके सामने आता है नन ऑफ दी अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं नोटा। तो एक आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा जो नोटा दबाया गया है, यानी कि हमें इनमें से कोई सरकार से मतलब नहीं है, ये जो इलेक्शन हो रहे हैं हमें इनमें से कोई प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, या हमें इसे वोट नहीं देनी है, या हमें इस पार्टी को ही वोट नहीं देनी है, ऐसा भी एक ऑप्शन है। इसमें सबसे ज्यादा जो नोटा दबाया है, यानी कि नन ऑफ द अबव, हमें इसमें से कोई सरकार नहीं चाहिए, हमें इसमें से कोई प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, या हमें इसमें से किसी पार्टी को वोट नहीं करना, ये सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है, बिहार में। देखिए 8,97,323 नोटा दबाए गए हैं बिहार में। उसके बाद बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो 6,34,971 जो नोटा दबाए हैं वो उत्तर प्रदेश ने। मध्य प्रदेश की बात आती है 5,32,667 ये दबाए हैं मध्य प्रदेश ने। इसका मतलब आपको पता है ये होता ही है नोटा कि जितने भी आपकी इलेक्शन पार्टियां लड़ रही हैं इनमें से किसी को भी ने वोट नहीं देना होता, ये इनमें से किसी को भी नहीं चुनते हैं, तो नोटा का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 15 से 21 जून 2024 तक मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो 2024 है ये इसका 18वां संस्करण होगा। ठीक है, आपको पता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के जो सचिव हैं श्री संजय जाजू, उन्होंने ये घोषणा की है कि 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म फेस्टिवल है ये 15 से 21 जून तक आयोजित किया जाएगा। समारोह में कौन होगा, 38 देशों से फिल्मों को दिखाया जाएगा। 65 भाषाओं में 1018 फिल्मों को इसमें दिखाया जाना है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की। इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट्री, लघु और एनिमेशन फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजित किया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1990 में। आयोजन मुंबई इसको कराता है और आयोजन करता क्या है, फिल्म प्रभाग सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार। ठीक है, ये इसका आयोजन करता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने निम्न में से किस देश को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है? तो देखिए जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्य चुने गए हैं पाकिस्तान, सोमालिया एंड पनामा, इन सभी को, इन तीनों को ही चुना गया है अस्थायी सदस्य के रूप में। पाकिस्तान,
सोमालिया और पनामा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें 5 नए सदस्यों को चुना गया है। ठीक है, 5 कौन कौन है? पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस। ठीक है, इन पांचों को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। ठीक है, आपको पता है ये कहाँ आयोजित की गई थी बैठक? ये अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित जो संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर है उसमें ये आयोजित की गई थी। ठीक है, और इन 5 देशों को सुरक्षा परिषद में 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया है। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा। नवनिर्वाचित सदस्य कौन कौन है? जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, इक्वेडोर और स्विट्जरलैंड का ये स्थान लेंगे। अब देखिए ये क्या होता है, इसमें ना 2-2 साल के लिए नए सदस्य चुने जाते हैं। तो अब पिछले बार जो सदस्य चुने गए थे, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, इक्वेडोर, स्विट्जरलैंड, इनका स्थान ये पांचों देश ले लेंगे। कौन कौन? पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क, ग्रीस। ठीक है, चलिए संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, सुरक्षा परिषद और उसकी संरचना क्या है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र का ये बिल्कुल मुख्य निकाय है जो दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में स्थित है। इसमें 15 सदस्यों की ये संरचना है, जिसमें से आपको पता है 5 सदस्य स्थायी हैं और 10 सदस्य इसमें अस्थायी हैं। ठीक है, स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन इसके सदस्य फिक्स और 10 सदस्य इसके अस्थायी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बात हो रही है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की, तो ये नियुक्त किए गए हैं कमल किशोर सोन। ठीक है, तो ये आईएएस ऑफिसर है कमल किशोर सोन। इन्हें ईएसआईसी यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 1998 के झारखंड कैडर के ये आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, इसे ईएसआईसी को हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसे हम बोलते हैं। ये क्या है? भारत और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत वैधानिक सामाजिक सुरक्षा का एक निकाय है। हेडक्वार्टर कहाँ है ईएसआईसी का? ये नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी आईएसएसएफ, इसे हम कंप्लीट क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन, स्पोर्ट्स फेडरेशन, वर्ल्ड कप में भारतीय निशानेबाज सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो जो सरबजोत सिंह है इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ठीक है, तो जर्मनी के म्यूनिख में ये आयोजित हुई थी आईआईएसएफ वर्ल्ड कप। इसमें भारतीय शूटर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो पुरुषों की जो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा है, आपको पता है इसमें चाइना के शुएहांग बू ने इसमें सिल्वर मेडल जीता और जर्मनी के रॉबिन वॉल्टर ने इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। गोल्ड इंडिया के खाते में आया है। अच्छा, बात कर लेते हैं भारतीय महिला शूटर की। ठीक है, ये है स्विफ्ट कौर समरा ने महिलाओं के 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने जीता है। इन्होंने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, म्यूनिख इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप के जो शूटिंग वर्ल्ड कप है उसका ये एक चरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, 9 जून को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 18वीं लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री किस लोकसभा सीट से चुने गए हैं? तो आपको पता है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा सीट से ये चुने गए हैं। ठीक है, तो ये 18वीं लोकसभा थी, आपको पता है उत्तर प्रदेश की जो वाराणसी लोकसभा सीट है, देखिए यहाँ वाराणसी लिखना रह गए हैं, तो ये वाराणसी लोकसभा सीट से जीते हैं। ठीक है, और भारत जो मोदी जी हैं इन्होंने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी को जो प्रधानमंत्री पद की शपथ है वो राष्ट्रपति ने दिलवाई जो द्रौपदी मुर्मू है, और 26 मई 2014 को इन्होंने पहली बार शपथ ली थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में किस संगठन द्वारा चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024 जारी की गई है? तो चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है? किसने जारी की है? यूनिसेफ ने ये जारी की है। ठीक है, यूनिसेफ ने फिलहाल चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट जारी की है। इसमें यूनिसेफ ने क्या बताया है? यूनिसेफ ने बताया है कि इस रिपोर्ट में विश्व स्तर पर जो बाल खाद्य गरीबी है, बच्चों का जो चाइल्ड फूड पॉवर्टी है, गरीबी है,
उसके गंभीर स्तर के बारे में बताया गया है। इस रिपोर्ट में बताया है कि दुनिया में 27% जो बच्चे हैं वो बाल खाद्य गरीबी यानी फूड पॉवर्टी से प्रभावित हैं, जिसमें से इस 27% में से जो 40% है वो तो अकेले भारत में इन्होंने बताए हैं। यानी दक्षिण एशिया में दूसरे सबसे ज्यादा प्रभावित कहाँ है? भारत में, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। कुपोषण में वृद्धि है। देखिए, शासन प्रणालियों की विफलता का परिणाम है कि जो परिवार हैं या बच्चे हैं ये इनके कुपोषण में वृद्धि हुई है। उद्देश्य की बात कर लेते हैं। ये आपको पता है यूनिसेफ जो है, जिसे हम कहते हैं, इसका कंप्लीट नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका जो उद्देश्य है, ये क्यों बना था? ये बना था आपका 1946 में। किस लिए बना था? आपको पता है 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो देश जो नष्ट हुए थे उनके बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था। इसलिए यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। ठीक है, स्थापना इसकी दिसंबर 1946 में की गई। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो चलिए, आज की क्लास के लिए इतना ही। इंफॉर्मेटिव क्लास आपके लिए ये थी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके करने से ही, वीडियो को शेयर एंड लाइक्स करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो बने रहें आप हमारे चैनल पर अवश्य। आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऐसे ही आती रहेंगी। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।